and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar. It's my pleasure that I am connected with you at this public not-for-profit virtual platform. This set is on environment, especially on Montreal Protocol. Up to 5 questions could be asked in the BPSC level exams. Now look at this set and solve it. क्वेश्चन नंबर 1 देखें। निम्नलिखित में से कौन ओडीएस का फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है? ओजोन डैमेजिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिस्ट्रॉइंग सब्सटेंस, ओजोन डिकेइंग सब्सटेंस। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बी हो जाएगा इसका आंसर। 2 नंबर देखें। डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? ये प्राय सभी लड़के जानते हैं और ये प्राय पूछता रहता है एग्ज़ाम में डॉप्सन यूनिट के बारे में। DU जल के प्रदूषक तत्व, वायु के प्रदूषक तत्व, समताप मंडल में ओजोन, मिट्टी के प्रदूषक तत्व। ये तो क्लियर है, ऑप्शन में समताप मंडल में ओजोन होगा इसका आंसर। सी हो जाएगा। 3 नंबर देखें। इनमें से कौन ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थ है? ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ऑप्शन देखें। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स। तो इसमें सभी सही है, ये सभी ODS कहलाते हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। और इसके अतिरिक्त HCFC और CFCs भी आते हैं इसमें ODS के अंतर्गत। तो इसका आंसर ई चला जाएगा। ऑल आर करेक्ट। सारे ऑप्शन सही हैं। 4 नंबर देखें। CFCs रासायनिक यौगिक होते हैं जो, ऑप्शन देखें, परिणामी रूप से क्षोभ मंडल में बढ़ते हैं। ये गलत है, समताप मंडल में बढ़ते हैं ये इवेंचुअली। बी देखें। समताप मंडल में लंबे समय तक स्टे करते हैं, ये सही है। सी देखें। सूर्य के अवरक्त विकिरण के द्वारा टूटकर अलग होते हैं और क्लोरीन परमाणुओं को रिलीज करते हैं। अवरक्त विकिरण के जगह परावैंगनी विकिरण होगा, ये भी गलत हो गया। डी देखें। अपने अलग हुए क्लोरीन परमाणुओं से ओजोन अणुओं को नष्ट करते हैं, ये सही है। तो इसमें बी और डी सही हुआ। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, ई चला जाएगा। इसमें बी और डी सही है ऑप्शन। तो ये देखें। CFCs आर केमिकल कंपाउंड्स दैट इवेंचुअली राइज इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर बीइंग ब्रोकन अपार्ट बाय द सन्स UV रेडिएशन एंड रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स दैट गो ऑन टू डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो समझ गए क्या होता है। 5 नंबर देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक संधि है जिस पर हस्ताक्षर किए गए। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये प्रायः पूछा जाता है। ईस्वी के बारे में, कब इस पर साइन हुआ? ये एक ग्लोबल ट्रीटी था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 87 में इस पर साइन हुआ। आंसर इसका सी हो जाएगा। और ये प्रोटोकॉल किस पर्पज से लाया गया था? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम डिप्लेशन, ओजोन परत को क्षरण से रक्षा करने के लिए। सिक्स नंबर देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत सभी CFCs के उत्पादन और उपभोग को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त कर दिया गया, तो इसमें विकसित और विकासशील देशों के लिए ईयर दिया गया कि आप इतना
ईयर तक आप इसको समाप्त कर लें। तो देखें ऑप्शन विकसित देशों में 1986 में, विकसित देशों में 1996 में, विकासशील देशों में 2000 तक और 2010 तक। तो क्या होगा इसका आंसर? बी और डी सही है। इसमें विकसित देशों को 1996 तक दिया गया टारगेट और विकासशील देशों को 2010 का टारगेट दिया गया कि आप इस ईस्वी तक इसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को ऑफिशियली एंड कर दीजिए। और ये आदेश मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का था, CFCs के रिलेशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग को लेकर के। तो इसमें बी और डी सही हुआ, तो आंसर इसका ही जाएगा। सात नंबर देखें, CFC 11 एक प्रतिबंधित ODS है। ODS समझ रहे हैं, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। इसका रासायनिक नाम है, CFC 11 का रासायनिक नाम क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है। तो देखें क्लोरोफ्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोफ्लोरोमीथेन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। और देखिए 2012 और 2016 के बीच इसके उत्सर्जन में 25% का इजाफा पाया गया और ये पब्लिश किया गया था मई 2018 में नेचर, जो एक साइंटिफिक जर्नल है, उसके रिसर्च में। तो इसका जो ये बढ़ा हुआ देखा एमिशन CFC 11 का, तो इसको लेकर के एक वियना में कन्वेंशन भी बुलाया गया था कि इसको कम कैसे किया जाए। और उसमें शामिल जो भी देश थे जो इलीगली उसका इस्तेमाल कर रहे थे, उस पर भी बंदिश लगाई गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, सी। आठ नंबर देखें, वैश्विक तापन के प्रभाव को उत्पन्न करने में ये दो चीज़ में कंपैरिजन किया गया है कि CFC 11 और CO2 दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है वैश्विक तापन के प्रभाव को उत्पन्न करने में। यानी ग्लोबल वार्मिंग के काउज में दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। तो देखिए CFC 11 CO2 से अधिक शक्तिशाली है, ऑप्शन ए। CFC 11 CO2 से कम शक्तिशाली है। CFC 11 और CO2 एक समान शक्ति रखते हैं और डी में लगभग एक समान शक्ति रखते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये ऑलरेडी शक्तिशाली है, मोर पोटेंट देन CO2 इन काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और ये कितना ज़्यादा है, मतलब कितना शक्तिशाली है CO2 से CFC? ये 4750 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। CFC 11 not only has high potential for ozone depletion, it is also considered 4750 times more potent than CO2 in causing global warming। तो ये इसका फैक्ट है। 9 नंबर देखें, PU फोम के विनिर्माण में ब्लोइंग एजेंट के रूप में किस सस्ते ODS का इस्तेमाल किया जाता है? ODS याद है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। देखिए PU फोम के विनिर्माण में, PU फोम के मैन्युफैक्चरिंग में ब्लोइंग एजेंट के रूप में एक सस्ता ODS होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पता लगाना है वो सस्ता ODS कौन सा है कमर्शियली। CFC 11, HCFC 141B, HCFC 22 हेलोन्स। तो ये और कोई नहीं बल्कि CFC 11 ही है। CFC 11 की तुलना में HCFC अधिक महंगा है। अच्छा, ये PU फोम क्या होता है?
PU से तात्पर्य है पॉलीयूरेथेन फोम, PU फोम हुआ पॉलीयूरेथेन फोम। इसका व्यापक इस्तेमाल होता है मकानों में एक इंसुलेशन मटेरियल के रूप में, और इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटर्स में, फ्रीज में, कूलर्स में और हीटर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। चाइना का फोम उद्योग वैश्विक फोम उद्योग का 1/3 से अधिक है। चीन CFC-11 का इस्तेमाल अवैध रूप से करता है। SCFC-141B को चीन द्वारा 2016 तक फेज आउट किए जाने का है उसका प्लान, और चीन प्रतिबंधित ODS के अवैध उत्पादन, उपयोग और व्यापार में शामिल रहा है। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा A, CFC-11। CFC-11 याद है क्या है? ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। ये सब टर्म याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता रहता है। 10 नंबर देखें, SCFC-22 एक ओजोन क्षरण करने वाला पदार्थ है। इसका रासायनिक नाम है HCFC-22। तो इसका रासायनिक नाम है क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ये भी याद रखिएगा, SCFC-22 क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। इसका आंसर B हो जाएगा। क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन HCFC-22 का रासायनिक नाम है। 11 नंबर तक निम्नलिखित में कौन सा रसायन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दायरे में नहीं आता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कम आयु वाले ODS यानी शॉर्ट लिव्ड ODS, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ABC सही है। ये गैसें इसमें शामिल नहीं किया गया है। कारण है कि ये ओजोन लेयर के लिए मेजर थ्रेट के रूप में नहीं समझा गया उस सम्मेलन में साइंटिस्ट के द्वारा। ये बड़ा थ्रेट नहीं है ओजोन लेयर के संबंध में, उसके डिप्लेशन के संबंध में। तो ABC इसमें सही है, ये इसके दायरे में नहीं आता है। ये ट्राइक्लोरोमीथेन तो आता है, तो इसका आंसर हो गया E। ABC सही है। 12 नंबर देखें, नासा ओजोन वॉच के अनुसार किस वर्ष आर्कटिक ओजोन होल एरिया अधिकतम पाया गया? तो ये आप ओजोन छिद्र के बारे में पढ़े होंगे। ये आर्कटिक रीजन में दिखता है। तो ये देखें, ये ईस्वी दिया हुआ है और पता लगाना है कि ये मैक्सिमम कब ऐसा होल दिखा। ये 2000 की बात है जब मैक्सिमम होल देखा गया था। 1987 में 22.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और 1997 में 25.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2000 में 29.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2007 में 25.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हालांकि 2000 के बाद ये स्टीडीली श्रिंक कर रहा है ये ओजोन होल। तो आप डेटा सुन लिए चारों ऑप्शन का। तो सबसे ज़्यादा C है 2000 का, 29.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तेरह नंबर देखें, वेटलैंड लॉस में मुख्य कारक की भूमिका निभाता है। वेटलैंड समझ रहे हैं, जल संभरण क्षेत्र को बोलते हैं वेटलैंड। और इसकी जो क्षति होती है उसमें कौन सा मेन ड्राइवर है? देखिए, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक आपदा, मानव जाति को वेटलैंड द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की पूर्ण अनभिज्ञता। तो A और B इसका आंसर होगा।
और डी ऑप्शन जो है ये इसका फंडामेंटल रीजन है। द फंडामेंटल रीजन फॉर वेटलैंड लॉस could be the total ignorance of the services rendered by the wetlands directly or indirectly for the survival and prosperity of human beings। ये इसके बारे में कहा गया है। तो ये डी नंबर ऑप्शन फंडामेंटल रीजन है, लेकिन मेन कारक जो है, मेन ड्राइवर जो है ये वेटलैंड लॉस में ये ए और बी ही है, कृषि और उद्योग। तो इसका आंसर हो गया ई, ए भी सही है। चौदह नंबर देखें, भारत की वह कौन सी झील है जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही शानदार। देखिए डल झील, गोगाबिल झील, लोकतक झील, कांवर झील। तो ये लोकतक झील होगा, आंसर इसका हो जाएगा सी, लोकतक झील। ये देखें नॉर्थ इंडिया में लोकतक लेक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। यह मणिपुर के मोइरंग क्षेत्र में स्थित है, मोइरंग एरिया में। 15 नंबर देखें, किसकी उपस्थिति के कारण लोकतक झील विश्व में एकमात्र तैरती झील है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और साइंटिफिक है। इस टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें किस चीज़ का प्रेजेंस होता है जिसके कारण ये वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग लेक है। देखा ऑप्शन ह्यूमस, ह्यूमदिस, लाइकेन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ह्यूमदिस। लोकतक लेक is the only floating lake in the world due to the presence of ह्यूमदिस, that is vegetation, soil and organic matter at various stages of decomposition। इस झील में जो ये चीज़ पाया जाता है ह्यूमदिस, तो ये एक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। कई चरणों में ये डिकम्पोज होता है वेजिटेशन, सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए इसको फ्लोटिंग लेक कहा जाता है। और यही याद रखना है, ह्यूमदिस को याद रखना है। आंसर इसका बी हो गया। This set thus concluded with best suited explanations. I hope you have perceived well. I will give you many such treasure of pearls on the career shaper. Be learning. Thanks a lot.